Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. I am DC Misra, an educator from UPPSC and UPSSC category. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपीरियंस के द्वारा जनरल टर्म्स पर आधारित होते हैं, जनरल मिथ्स पर आधारित होते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आज आप सबके सामने लेकर के आया हूं और मैं वन बाय वन उनका आंसर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, what are the main posts under UPPSC exam? UPPSC एग्जाम्स के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पोस्ट होती हैं वो होती हैं डेप्यूटी कलेक्टर एंड डेप्टी एसपी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली न्यूज़पेपर आपको वास्तविकता में आपके आसपास क्या घटित हो रहा है इसके बारे में बताता है। उसमें भी जो खासकर एडिटोरियल पॉइंट होता है, कई विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा जाता है, उस पॉइंट को बहुत ही विचारशील व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता है और वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपके सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। और जब आप पीसेस क्वालिफाई करके जाएंगे तो वहाँ पर आपसे इन्हीं परिस्थितियों को लेकर के सवाल पूछा जाता है। और अगर आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर बहुत हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज द सीसेट पेपर इन प्रीलिम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीसेट पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पूछा जाता है? सीसेट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो केवल और केवल आपका इंटेलेक्चुअल लेवल और आपका कॉमन सेंस जानने के लिए पूछे जाते हैं। लाइक रीजनिंग, व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग इज अ कॉमन सेंस। आप कॉमनली आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना बेहतरीन है, आप सिर्फ उसको देखना चाहते हैं। सामने वाला उसको जज करना चाहता है कि कितना बेहतरीन आपका डिसीजन मेकिंग स्किल है। ठीक है, तो आपको इसके लिए सीसेट इंपॉर्टेंट है या नहीं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि ये आपकी स्किल्स को बेहतर कर रहा है, और अगर आपकी स्किल्स को बेहतर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये आगे चल करके जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर सीसेट? किस रणनीति के आधार पर सीसेट की तैयारी करनी चाहिए? तो देखो, मैंने पहले ही बताया आपको अभी कि सीसेट क्वालिफाइंग होता है नेचर में, और सीसेट पहले एग्जाम्स में इंक्लूड नहीं होता था, लेकिन बाद के समय में सीसेट को इंक्लूड किया गया। उसके पीछे का रीजन केवल एक था, आपको आपके किताबी ज्ञान से अलग करके आपको व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं। आपको अगर व्यवहारिक ज्ञान है तो कई बार आपके सामने आपके जॉब के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पर किताबी ज्ञान काम नहीं आता, वहां पर आपको व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो सीसेट सिर्फ आपके व्यवहारिक ज्ञान को समझने का एक तरीका है। और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आप अगर केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको केवल देखना है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, आप जितना बेहतर तरीके से लोगों से बात कर पाएंगे आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि पहली बात जो की जाती है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है सामने वाले व्यक्ति पर। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, तो आपको इन 5 टॉपिक्स के लिए केवल और केवल जो 4 मेन टॉपिक हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, उसके लिए आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने। और कम्युनिकेशन स्किल्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा वो व्यवहारिक तौर तरीके से आएगा। आप जितना ज्यादा व्यवहारिक तौर तरीके अपनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू डिकोड द सीसेट सिलेबस? सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहली जो चीज आती है, बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इनसे आपको अच्छा खासा वेटेज मिलता है सीसेट के क्वेश्चंस पेपर में। इसके बाद 4 एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश क्लास 10th लेवल तक की पूछी जाती है। और अगर रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग के अंतर्गत 4 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। द वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी। नाउ व्हाट इज जनरल मेंटल एबिलिटी? साधारण तौर पर हम लोग कभी भी रीजनिंग को अपने स्कूल या कॉलेज लेवल में नहीं पढ़ते, लेकिन हमसे एग्जाम में, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो हमसे पूछा जाता है। वहां पर ना पढ़ाने का रीजन क्या था?
रीजनिंग के अंतर्गत जो जनरल मेंटल एबिलिटी के तहत टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स होते हैं क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, इस प्रकार के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। सामान्यतः ये समझा जाता है कि आप इन चीज़ों से फैमिलियर हैं। घड़ी क्या होती है, कैलेंडर क्या होता है, रक्त संबंध क्या होते हैं, आप इनसे फैमिलियर होते हैं। और अगर आप फैमिलियर हैं तो ये चीज़ें कभी भी आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जब हम कंपटीशन के लेवल पर आते हैं तो ये अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक से कुछ अलग हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसी के लिए हमारा माइंडसेट कितना अच्छा है, हम कितने अच्छे प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, हमारे सोचने का दायरा कितना बेहतर है, इन चीज़ों के लिए ही केवल और केवल आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी गिनाए आपको सीसेट के सिलेबस के अंतर्गत, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आप अगर पिछले 3 या 4 वर्षों के केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट वुड बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका जो वेटेज होगा वो जीएस के प्रीलिम्स 1 के पेपर से पड़ेगा, ठीक है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई प्रैक्टिस सीसेट क्वेश्चंस डेली? दैट्स अप टू यू इफ यू हैव टाइम। टाइम का बहुत इशू रहता है। जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं पीसीएस एग्जाम को लेकर के, सबसे ज़्यादा वो जीएस के लिए फोकस करते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए फोकस करते हैं, और वहाँ पर वो सीसेट को समय देना उचित नहीं समझते। आप ठीक है, क्वालिफाइंग है नेचर में, आप समय नहीं दे सकते, ये आपका अपना एक इशू है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो आपके सोचने के दायरे को बढ़ाता हो, आपकी थिंकिंग को बेहतर करता हो, आपको उसको समय देना चाहिए। अगर आप सीसेट क्वेश्चंस के डेली 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे तो उन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी आप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। कारण क्या होता है? यह आपकी सोचने की जो क्षमता होती है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है, उसको बेहतर करता जाता है। और अगर बेहतर करता जाएगा तो ये आपके ओवरऑल स्किल्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको करनी चाहिए डेली प्रैक्टिस सीसेट की, बहुत अधिक नहीं तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस डेली मस्ट है। ओके, द नेक्स्ट, which is the trickiest topic in logical reasoning? No doubt it is only and only statement and argument. कथन और तर्क। एक व्यक्ति ने क्या कथन दिया है, उस कथन को लेकर के दो अलग अलग व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग हो सकते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्षों में मजबूत हो सकता है। उसको पहचानना कि दिए गए कथन के अनुसार कौन सा तर्क है जो सबसे बेहतर है, भले ही वो पॉजिटिव की ओर जा रहा हो या फिर नेगेटिव की ओर, ये सबसे ट्रिकीएस्ट टॉपिक होता है। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में आकर के मात खा जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अचीव स्पीड एंड एक्यूरेसी एट द सेम टाइम इन सीसेट क्वेश्चन? देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू गो टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी उतना ही बेहतर होती जाएगी। देयर इज नो सेकेंड चॉइस। एंड क्वेश्चन नंबर 9 is it possible to skip 1 or 2 topics in CSAT? Yes, obviously. In my opinion, exams are not always to attempt 100% questions. You can't. It is how smartly you leave the questions. 100 में से 10 क्वेश्चंस वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ड्रॉप करना है। अगर आप इसको स्मार्टली चूज कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन बेहतर होगा, आप सिलेक्शन जल्दी पा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन 100 में से 100 क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते हैं। जानबूझ करके कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जाते हैं जो कि आपको परेशान करने के लिए होते हैं, और अगर आपको परेशान करने के लिए होते हैं तो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आप मत जाइए उन 10 क्वेश्चंस के लिए, और उन 10 क्वेश्चंस के लिए अगर आपको 1, 2 या 3 टॉपिक अगर लीव करने पड़ रहे हैं, लीव देम, डोंट वरी अबाउट देम, यू हैव स्टिल 90 क्वेश्चंस टू अचीव। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the toughest topic in statistical analysis? एक ऐसा टॉपिक जहां पर एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे कठिन टॉपिक कौन सा है, तो वो है डेफिनेटली सिलोगिज्म, न्याय निगमन। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना टफ होता है। इतने छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कि आप अगर जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा।
And the next question, what is the ideal time required to cover the CSET? Only 2 to 3 months, not more than that, not less than that. 2 से 3 मंथ आपके लिए बहुत पर्याप्त हैं। आप सीसेट के कंप्लीट कोर्स को कवर अप कर सकते हैं एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले बस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की थिंग टू रिमेंबर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस? डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या या आंकड़ों की पर्याप्तता। आंकड़े यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो। अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छा नहीं है तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे 540 का 23%, 23% कितना होगा? अगर आप इसको स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं तब तो बेहतर है, नहीं कर सकते तो ये समस्याजनक है। 540 का 23% अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, 23% को 10, 10 एंड 3% में डिवाइड कर सकते हैं। 540 का 10% 54 होगा तो 20% 108, और 3% आपको और निकालना है तो 540 का 1% कितना होगा 5.4, तो 3% कितना होगा 555 एंड 444 कितना हो गया 16.2। 108 और 16.2 कितना हो रहा है? 108 और 16.2 में 124.2 निकल आया। ओरल होना चाहिए ये, और अगर आप ऐसे कैलकुलेशंस को ओरली कर सकते हैं तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो द की टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इज द सिंप्लीफिकेशन मेथड। आप कितना बेहतर तरीके से सिंप्लीफिकेशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन प्रिपरेशन? तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी को कैसे लाया जाए? इंस्पिरेशन, आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को क्या सर्व करना चाहते हैं? अपने आप को आप कहाँ देखते हैं अगले कुछ वर्षों में? यही इंस्पिरेशन ही आपको कंसिस्टेंसी के लिए लगातार प्रेरित करता रहेगा। कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको स्वयं से अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है। और इंस्पिरेशन अभी आप किसी और के लिए ले रहे हैं, आगे चल करके आपको ऐसा करना चाहिए कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। दिस इज द सक्सेस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इंपॉर्टेंट आर मॉक टेस्ट? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि टेस्ट होता कैसा है, एग्जाम आता कैसा है, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो क्या आप कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं। एग्जाम को क्वालिफाई करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। और मॉक टेस्ट इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और आपको बेहतर बनाते हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आप फैमिलियर होंगे। और अगर आप फैमिलियर होंगे तो निश्चित तौर पर आप परफॉर्म भी अच्छा कर पाएंगे। तो बेहद जरूरी होते हैं मॉक टेस्ट। आप नहीं रेगुलर तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिनों में एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। द फाइनल क्वेश्चन इज, व्हाट आर द हैबिट्स एवरी एस्पिरेंट शुड डेवलप? ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो फिर आप आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। एक हैबिट डेवलप करनी होगी आपको, रिवीजन हैबिट। कैसे रिवीजन हैबिट होती है? आपने आज कोई नई चीज पढ़ी तो आज ही एक बार उसका रिवीजन जरूर कीजिए, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसका रिवीजन कीजिए, देन आफ्टर 15 डेज, देन आफ्टर 1 मंथ। सबसे बड़ी समस्या एक्सपीरियंस के साथ होती है कि वो आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। इस चीज को संभालने के लिए ये एक बेहतर तरीका है और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस प्रकार से आप रिवीजन भी करते रहेंगे और आपका पीछे का हिस्सा खत्म नहीं होगा, वो आपको कंटिन्यूअस आता रहेगा और आगे का हिस्सा आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत फ्लुएंस होना पड़ेगा और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग। उसका कोई भी दूसरा चारा नहीं होता है। ये तीनों ही चीजें आपके अंदर होंगी तो आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये थे आप लोगों के वो क्वेश्चन जो आप लोग लगातार हमसे पूछते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही और जो भी डाउट्स हैं आपके
उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सकें। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।